हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज के सेकेंड लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस से रिगार्डिंग डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में किन किन टॉपिक्स को किस सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट आर्टिकल को, हमारे यूनिट का नेम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई था, जिसका थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया था और कंटेंट की बात भी हमने की थी डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर कंपोजिशन आपका फर्स्ट आर्टिकल है, जिसके दो पोर्शन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। आज हमारे लेक्चर में जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए तो बहुत से हाइपोथेसिस न्यूक्लियर कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम हमारी साइंस की हिस्ट्री में आते रहे हैं, पर जो सबसे प्रोमिनेंट थे उनमें वो ये दो थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। वैसे तो आपको पता है, आपने इसको हिंदी में भी काफी बार यूज किया है। मीन्स जब आप किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कोई आइडिया सजेस्ट करो, मीन्स आपने कोई फिनोमिना देखा दैट इज हैपनिंग इन योर डेली लाइफ और आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी इमेजिनेशन लगा रहे हो, ठीक है। तो आपने कुछ पॉइंट्स बनाए कि हो सकता है इसमें ये चीज हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो रहा हो, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। अगर अब मैं मोटे तौर पे कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज को होते हुए देखें और हम उसके होने की वजह की कल्पना करें, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। फिर क्या होता है कि हाइपोथेसिस एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमारी इमेजिनेशन से बन चुका है, पर उसको वेरीफाई करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हमारी इमेजिनेशन के इंस्ट्रक्शंस हमारे एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने लग जाएं, देन दिस इज डिक्लेयर्ड दैट दिस हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड। गॉट माय पॉइंट? तो मीन्स हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसी इमेजिनेशन है जिसको हम रियल फैक्ट्स के साथ देखेंगे कि वो ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले जो इमेजिनेशन या ये कह दो जो हाइपोथेसिस सबसे पहले आया था वो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, और आज मैं आपके साथ उसी को डिस्कस करूंगी कि उसमें हमने किन किन पॉइंट्स को रखा और फिर उनको वेरीफाई किया। गॉट माय पॉइंट? तो पहली बात ये आती है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का आइडिया कहां से आया। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हाइपोथेसिस मीन्स अ सेट ऑफ आइडियाज दैट स्ट्राइक इन योर माइंड बाय व्यूइंग समथिंग, कि किसी चीज को देखकर आपके माइंड में जो आइडियाज के सेट जनरेट हो जाते हैं वही हाइपोथेसिस है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का जो आइडिया है वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के बीटा डी के प्रोसेस से आया था। गॉट माय पॉइंट? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर कंपोजिशन का जो आइडिया है या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने की जो स्टार्टिंग है वो रेडियोएक्टिविटी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो बीटा डी के प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस जो निकलेंगी ना उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम डेली लाइफ में भी अगर देखते हैं कि मान लो आपके पास एक रूम है या आपके न्यूक्लियस ही ले लो, आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही स्ट्राइक करेगा ना कि इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही चीज हमने की कि ये हाइपोथेसिस जो है बीटा डी के प्रोसेस से ही सामने आया, मींस वहीं से हमें ये आइडिया आया और हमने ये मान लिया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में ये कंसीडर किया गया कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। गॉट माय पॉइंट? आई रिपीट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो मैं एग्जाम्पल लेती हूं नाइट्रोजन का। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास नाइट्रोजन है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 14। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसमें 14 प्रोटॉन्स होंगे और 14 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम जो होता है कंप्लीट वो न्यूट्रल होता है। तो अगर 14 प्रोटॉन है तो 14 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें यह पता लगा कि न्यूक्लियस से बाहर तो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने लिए मैंने, 14। 7 आउटसाइड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बचे कितने, 7। तो हमने ये कहा कि ये 7 जो रह गए, रिमेनिंग 7 जो है ये पक्का न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, कि हमने इस हाइपोथेसिस में ये कहा कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को हमने नाइट्रोजन से एक्सप्लेन भी किया कि हमारे पास नाइट्रोजन का मास नंबर 14, तो इसका मतलब इसके पास टोटल प्रोटॉन 14 है और टोटल इलेक्ट्रॉन भी 14 है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन तो आउटसाइड है न्यूक्लियस के और 7 इनसाइड है। तो स्टूडेंट्स यहां मैंने ये न्यूक्लियस की पिक्चर बनाई है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने लाइट ग्रीन कलर से प्रोटॉन को शो किया है और रेड कलर से इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स होंगे और 14 ही 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गॉट माय पॉइंट, 14 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर पे मत जाइए कि ये मैंने टोटल 7 बनाए हैं कितने, बस आप इतना ध्यान रखिए कि मैंने बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है कि इट इज एन अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, and the total number of proton inside the nucleus of nitrogen is 14, but total number of electron inside the nucleus is just 7 electrons. Got my point? तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस का पॉइंट था जिसने न्यूक्लियर कंपोजिशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रोल लिया था। और ये हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स उस टाइम पे बहुत साउंडफुल भी था, मींस हमने इसको बहुत तवज्जो दिया कि हाँ ये चीज हो सकती है। बट कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आई, या ये कह दो कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हाइपोथेसिस इज एन आइडियाज जिनको हमें एक्सपेरिमेंट पे प्रूव भी करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीजें आई जिनको ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब मैं आपके साथ उनको डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये तो मैं स्टार्टिंग से कह ही रही हूँ कि 2 हाइपोथेसिस हैं। नंबर 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, अगर ये सक्सेसफुल होता तो दूसरा हाइपोथेसिस आता ही क्यों। तो ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के बाद अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आया है, इट मींस कहीं ना कहीं हमने इसको डिस्कार्ड किया है। तो मैं उन पॉइंट्स पे आना चाहती हूँ जिन पॉइंट्स को ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, या ये कह दो कि जिन पॉइंट्स ने इस हाइपोथेसिस के अपोज में आंसर दिया। ठीक है, पहले हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट आता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। हम ये चीज थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने एक मोस्ट फेमस रिलेशन पढ़ी है, डी ब्रोगली रिलेशन। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक बार मैं इस हाइपोथेसिस को ट्रू मान रही हूँ। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो उसकी वेवलेंथ न्यूक्लियर रीजन जितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर ले ली। अब ये तो आपको पता है कि हर न्यूक्लियस का साइज तो सेम हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल देखना चाह रही हूँ। तो मैंने पहले लाइट न्यूक्लियस का केस लिया कि उसका जो रेडियस होता है वो लगभग इस रेंज में होता है 6 × 10⁻⁻15 मीटर। तो मैंने ये कहा कि अगर इस लाइट न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ इस रेडियस की रेंज में होनी चाहिए।
तो मैंने क्या किया, इस r को इस लैम्डा के प्लेस पे पुट कर दिया, और h की वैल्यू तो आपको पता है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। जब आप इन दोनों चीजों को पुट कर दोगे तो हमारे पास यहां से मोमेंटम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी की ये रिलेशन आपको पता है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, रिलेटिविस्टिक जो आपने फिजिक्स पढ़ी है वहां पे भी हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, E इज इक्वल्स टू पीसी। क्वांटम मैकेनिक्स में भी किया बच्चे आपने। पीसी, P यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। C की वैल्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ अ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट प्रोसीड कर देंगे तो आपके पास E की वैल्यू जो आएगी वो लगभग 200 MeV के आसपास आएगी। गॉट माई पॉइंट। और अगर यही सारी कैलकुलेशन मैं लाइट न्यूक्लियस ना लेकर हैवी लेती हूं तो R के प्लेस पे ये चीज आ जाएगी। तो आप देख रहे हो, तो आगे की कैलकुलेशन सेम रखें तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 20 MeV। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो चाहे आप लाइट न्यूक्लियस लो चाहे आप हैवी न्यूक्लियस लो, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सपेक्टेड एनर्जी आ रही है वो 20 से 200 MeV के बीच में आ रही है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो वो बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी 20 से 200 MeV होनी चाहिए। ठीक है, ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन है। बट जब हमने बीटा डीके का एक्सपेरिमेंट किया या हमने जहां पे भी उसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि बीटा डीके में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके कंपैरिजन में बहुत कम थी। मतलब एटमोस्ट 2 से लेकर 3 MeV तक ही हो सकती है। तो ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। मींस हमारी थ्योरी कह रही है कि 200 MeV तक जानी चाहिए, मींस हमारा हाइपोथेसिस, बट हमारा एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि वो 2 से 3 MeV के बीच में ही होगी। फिर अगर हम बैक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इतनी है तो हम यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो जब हम वेवलेंथ निकालते हैं तो वो वेवलेंथ तो न्यूक्लियस के रेडियस से बहुत ज्यादा आती है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 2 से 3 MeV तक है। अगर वहां से हम कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं तो वो वेवलेंथ न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आती है। तो यहां से साफ पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक लिमिटेशन तो यहाँ पे ये आ गई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस रेंज की नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सके। अब हम सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर स्पिन। इस हाइपोथेसिस ने न्यूक्लियर स्पिन को भी एक्सप्लेन नहीं किया। अगर हम इसको एग्जाम्पल से करें ना स्टूडेंट्स तो ज्यादा बेटर है। मैंने एग्जाम्पल लिया ड्यूट्रॉन का। आपको पता है ड्यूट्रॉन इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन और इसका मास नंबर होता है 2 और एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसके पास 2 प्रोटॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होगा। अगर डायग्राम से आप समझना चाहो तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस की है और ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास ड्यूट्रॉन एटम की है। गॉट माई पॉइंट। तो इसमें अगर आप देखो तो ये जो चीज है न्यूक्लियस, इसके अंदर मैंने 2 प्रोटॉन बनाए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बनाया है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब मैं निकालना चाहती हूँ न्यूक्लियर स्पिन। तो ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर स्पिन में इन तीनों का रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। गॉट माई पॉइंट। इन तीनों पार्टिकल्स का न्यूक्लियर स्पिन में आपके पास रोल है। ठीक है, तो 3 पार्टिकल्स हैं। अब आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इनकी स्पिन कितनी होती है, 1/2। मेरे कहने का मतलब है हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और तीनों की स्पिन 1/2 1/2 1/2 है। तो तीनों की स्पिन की ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं। या तो तीनों के तीनों एंटी पैरेलल हो, या तीनों ही पैरेलल हो, या 2 एंटी और 1 अप,
फिर एक को मैंने डाउन किया और दूसरे को, दो को मैंने अप किया। आप इसमें ऐसे समझ सकते हो कि अप का मतलब मान लो पैरेलल है और डाउन का मतलब एंटी पैरेलल, मींस आपने फिक्स रखना है उस चीज को कि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चलोगे और एक को नेगेटिव। मान लो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और अपवर्ड को पॉजिटिव, तो अब देखो तीनों की स्पिन डाउनवर्ड है, तो एक -1/2 -1/2 -1/2, टोटल कितना बन गया -3/2। सेम ये तीनों अबव है तो +1/2 +1/2 +1/2 सम अप करोगे तो ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैंने चारों स्पिन्स निकाल ली। मींस ये हाइपोथेसिस कहता है कि ड्यूट्रॉन की स्पिन इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। -3/2 भी हो सकती है, +3/2 भी हो सकती है, +1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। चारों में से कुछ भी हो सकती है। बट स्टूडेंट, जब हमने ड्यूट्रॉन की स्पिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की, देन इट इज फाउंड टू बी 1। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस कहता है कि वो फ्रैक्शन में है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कि उसकी स्पिन 1 है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर स्पिन भी जब हम निकालते हैं तो वो इस बात को रूल आउट करती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, सॉरी, ड्यूट्रॉन की स्पिन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस ना लो तो ये चीज यहां पे एक्सप्लेन हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है कि दिस हाइपोथेसिस वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एटम्स, या ये कह दो कि एटम्स नहीं, न्यूक्लियस, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस न्यूक्लियस की स्पिन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और मैंने आपके साथ एक एग्जांपल इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जांपल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं कि थर्ड कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती है मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, आपने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में काफी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। मैथमेटिकल अगर मैं बताऊं आपको तो मेनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा ना उसका मोमेंट कम आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम नहीं है। मैं ये चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीवियस जो स्लाइड थी या प्रीवियस जो पॉइंट था उसमें हम बात कर रहे थे स्पिन की, तो मैंने कहा था कि सबकी स्पिन, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, तीनों की स्पिन हमारे पास 1/2 है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन देयर मास। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन भी स्टूडेंट्स यही किया है कि मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो लगभग 2000 टाइम्स लार्जर होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं ये हाइपोथेसिस जो हमने दिया इसको मान के चलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे ना न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट में। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम था इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। गॉट माय पॉइंट? अब एक लास्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम, दैट इज ड्यूल रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ड्यूल रोल का मीनिंग समझते हो ना स्टूडेंट्स आप? ड्यूल का मतलब ये हो गया कि जिसका दो जगह का रोल हो। जैसे मैंने ये कहा कि नाइट्रोजन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो आपको ध्यान हो तो मैंने ये कहा था कि नाइट्रोजन एटम में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 7 इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे और 7 आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से 7 न्यूक्लियस के अंदर होंगे और कौन से 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होंगे? इस ड्यूल रोल को
ठीक है, समझना भी मुश्किल है और विजुअलाइज करना भी मुश्किल है। गॉट माई पॉइंट, कि ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा या किस प्रॉपर्टी के बेस पे लिया जाएगा कि विच वन विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस एंड विच वन विल बी आउटसाइड द न्यूक्लियस। गॉट माई पॉइंट। तो हमारे पास अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस थी जो इस हाइपोथेसिस को रूल आउट कर रही थी, मींस अपोज करने की कोशिश कर रही थी। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। नंबर 2, न्यूक्लियस की स्पिन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। नंबर 3, मैग्नेटिक मोमेंट जो न्यूक्लियस की है वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। नंबर 4, ड्यूल रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का जो ये ड्यूल रोल आ रहा था, ये विजुअलाइज करना और समझना दोनों ही हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। तो इन सब डिफिकल्टीज की वजह से हमें इस हाइपोथेसिस को गिव अप करना पड़ा स्टूडेंट्स। मींस हम इस हाइपोथेसिस को लेकर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आवर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। गॉट माई पॉइंट। तो इसके बाद एक नई अप्रोच आई कि न्यूक्लियर कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम नए हाइपोथेसिस से, दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो है ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाय चैडविक हुई थी, उसके बाद ये हाइपोथेसिस आया था और ये हाइपोथेसिस सक्सेसफुल भी है और आज तक हम इसी हाइपोथेसिस से प्रोसीड भी कर रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्या है, क्या क्या वहां पे हमें प्रॉब्लम्स आई और हमने क्यों उसको फिर गिव अप किया। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर कंपोजिशन ही स्टडी करेंगे, बट आज हमने किया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तब तक आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को अच्छे से स्टडी कीजिए, लेक्चर को भी सुनिए अच्छे से, बुक से भी इसको रीड आउट कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। ओके।